जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और अभी जो कोरोना का सेकेंड वेव चल रहा है तो इससे आपको भी सुरक्षित रहना है और आपके साथ साथ आपके फैमिली मेम्बर को भी सुरक्षित रखना है। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो को जो जानेंगे, तो आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में आप लोगों को जो विश्व की प्रमुख सभ्यताएं हैं, तो उनमें से दो सभ्यता, जिनमें से आपका एक सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन दोनों के बारे में तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने सीखा, जाना और समझा भी। और आज के वीडियो में जो हम लोग जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, तो वह कौन कौन सी आपकी सभ्यताएं होंगी। तो आज जो है हम लोग जो प्रमुख सभ्यताएं बची हुई है उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि आपका मिस्र की सभ्यता, रोमन सभ्यता, उसके बाद जो आपका फारस की सभ्यता, जिसको कि हम लोग ईरान की सभ्यता के नाम से जानते हैं, स्पार्टा की सभ्यता, उसके बाद जो है चीन की सभ्यता, ये सारी सभ्यताओं के बारे में जो है हम लोग यहाँ पे सीखेंगे और जानेंगे भी और समझेंगे भी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो जानते हैं, स्टार्ट करते हैं वो किसके बारे में। तो चलिए हम लोग पहले मिस्र की सभ्यता से ही प्रारंभ करते हैं, उसके बाद जो है आगे जो सभ्यता है उसके बारे में जानेंगे। मिस्र की सभ्यता, देखिए मिस्र की सभ्यता का जो काल क्रम रहा वो कब रहा, ईसा मसीह के जन्म से 3100 वर्ष पहले, या कहें तो 3100 ईसा पूर्व इसका कालक्रम रहा। किसका? मिस्र की सभ्यता का। और मिस्र की सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है, तो वह मिस्र नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? मिस्र नदी घाटी के किनारे जो है यह सभ्यता जो बसी हुई थी, मिस्र की सभ्यता, वह नील नदी के किनारे। और नील नदी जो है, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है, तो वह नील नदी ही है आपका। और देखिए मैं एक रफ मैप लूँ आप लोगों को यहाँ पे समझाने के लिए। तो देखिए मिस्र जो पड़ता है वह कहाँ पे पड़ता है, अफ्रीका महादेश के अंतर्गत आता है। वैसे देखा जाए तो मिस्र का कुछ पार्ट जो है वो आपका एशिया में भी आता है। जैसे कि मैं एक रफ मैप लूँ मिस्र का, तो इस तरह से मिस्र है। तो यहाँ पे जो है स्वेज कैनाल बना हुआ है। क्या है बना पे यहाँ पे? यह आपका हो गया लाल सागर, ये वाला एरिया, ये आपका लाल सागर हो गया। मैं यहाँ पे रफ एक मैप ले रही हूँ। ओके, यहाँ पे है स्वेज नहर। ये क्या है आपका? स्वेज नहर है। यह प्राकृतिक नहर है, सॉरी प्राकृतिक नहीं, मानव द्वारा निर्मित नहर है स्वेज नहर। और सर्वप्रथम जो किसने बनाया था इसको, पहले किसने बनाया था, तो फ्रांस ने बनाया था। और फ्रांस का जब बनाने का जो कॉस्ट वगैरह है, जब मिस्र ने उसको जो है क्या कर दिया, ये सारे जो है कर्ज चुका दिए। उसके बाद से जो है पूर्ण रूपेण इस स्वेज नहर के माध्यम से जो भी मिस्र को इनकम आती थी वह स्वयं रखते थे। और इस पर कब्जा किसका हो गया, तो पूर्ण रूपेण मिस्र का हो गया। और नील नदी जो निकलती है विक्टोरिया के झील से निकलती है और आकर के भूमध्य सागर में जाकर के कहाँ पे भूमध्य सागर में यह गिर जाती है। यह आपका इधर हो गया भूमध्य सागर, मेडिटेरियन से यह भूमध्य सागर हो गया। तो नील नदी जो यह है, यह आपका नील नदी हो गया। यह पूरे कंट्री कौन सा हो गया, यह आपका हो गया मिस्र या इजिप्ट। मिस्र को ही हम लोग इजिप्ट के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया भूमध्य सागर, ये स्वेज कैनाल हो गया, ये स्वेज नहर हो गया, लाल सागर इधर हो गया आपका, और ये नील नदी। तो इसी के आसपास जो सभ्यता बसी हुई थी वह कौन सी सभ्यता थी, वह जो है आपका मिस्र की सभ्यता थी। किसकी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता थी। और नील नदी को जो है मिस्र का जीवनदायिनी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि देखिए
मिस्र जो है एक मरुस्थलीय एरिया वाला भाग है और नील नदी ही जो है उस मरुस्थल को उपजाऊ भूमि में परिवर्तित करती है। इसी कारण से मिस्र की जीवन रेखा या मिस्र की जीवनदायिनी नदी के रूप में किसको जाना जाता है, तो वह आपका नील नदी को जाना जाता है। तो इसको भी जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे। और एशिया का जो एक तरह से उधर आपका हो गया काला सागर, इधर आपका जो है यह स्वेज कैनाल जो है यहाँ से एशिया को अफ्रीका से जो अलग करता है, यह बॉर्डर एक तरह से कह सकते हैं। ओके, तो कुछ अंश तक जो है कुछ पार्ट या किस में पड़ता है, तो एशिया में। परंतु ये कंट्री किसका है, क्योंकि देखिए किसी भी कंट्री का कैपिटल जिस कॉन्टिनेंट में होगा, जिस महाद्वीप में होगा, उस महाद्वीप या उस कॉन्टिनेंट का वह कंट्री कहलाएगा। तो इसी कारण से मिस्र का कैपिटल जो है कहाँ पे पड़ता है, वह एशिया में पड़ता है। इसी कारण से मिस्र जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का क्या है, कंट्री है। ओके, चलिए हम लोग मेन मुद्दा पर आते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या समझने वाले थे, मिस्र की सभ्यता के बारे में समझने वाले थे। तो देखिए मिस्र की सभ्यता की क्या खासियत है, तो मिस्र की सभ्यता की खासियत यह है कि यहाँ पर जो है कहाँ पे मिस्र की सभ्यता में सबसे बड़ी खासियत की बात करें तो पिरामिड। क्या है, पिरामिड। पिरामिड जो बनाया जाता था मिस्र की सभ्यता में, इस आकार में बनाया जाता था पिरामिड, इस शेप में पिरामिड बनाया जाता था। और ये किससे बनाया जाता था, तो पत्थरों वगैरह से बनाया जाता था। और ये पहाड़ खड़ा कर देता था, मानव निर्मित एक पहाड़ जैसा होता था। कैसा, एक पहाड़ जैसा शेप होता था किसका, पिरामिड का। पिरामिड में देखिए, पिरामिड में आखिर बनाता था तो क्यों बनाता था, इसको पसंद था बनाने के लिए। और पसंद क्यों था, देखिए कहीं कहीं पर कुछ का स्मारक होता था, कहीं पर जो है पिरामिड बना करके इसके आगे देवी देवता के चित्र वगैरह जो है इसी में बना दिए जाते थे। और ये पिरामिड जो बनाए जाते थे जुआ जो है दासों के माध्यम से, दास ही जो इसके ऊपर जो है पत्थर को चढ़ाते थे, उसके बाद ये सारे ढेर लगा करके ऐसे करके बनाया जाता था। उस समय कोई जेसीबी वगैरह नहीं था, कि कोई टेक्नोलॉजी वगैरह उस समय डेवलप नहीं थी कि टेक्नोलॉजी से पत्थर को नीचे से उठाए और वहाँ पे चढ़ाए, ऐसा नहीं था साधन। वहाँ पे दासों के माध्यम से उसको चढ़ाया जाता था। तो सोच सकते थे बड़ी बड़ी ऊंची वाली, एक तरह से कहीं तो एक तरह से मानव निर्मित एक पहाड़ का निर्माण कर देता था। किसकी सभ्यता में, तो मिस्र की सभ्यता में। यह बहुत ही बड़ी खासियत है किसकी, मिस्र की। और मिस्र में एक जगह है आपका गीजा। गीजा में तो मानो कि एक पहाड़ी एरिया ही है। गीजा को पिरामिड से ही भर दिया गया है। बड़ी की संख्या में वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। वह क्यों ज़्यादातर जाते हैं, वहाँ पर पिरामिड देखने के लिए ही जाते हैं। वहाँ पे बहुत ही ऊंची ऊंची क्या है, पिरामिड है, बहुत ही फेमस है गीजा की पिरामिड। तो वह कहाँ पे है, मिस्र में है। और यह सिंधु सभ्यता की एक बहुत ही बड़ी खासियत, इसकी पहचान है कौन, पिरामिड। ओके, तो ये हो गया पिरामिड के बारे में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए मिस्र की सभ्यता जो है, मिस्र की सभ्यता में जो क्या माना था, यह मानना था कि जैसे कि कोई व्यक्ति है और उस समय यह मानना था कि इस तरह से कह सकते हैं जादू टोना वगैरह, देवी देवताओं में अधिक विश्वास करते थे। वैसे अपने अपने सभी कंट्री के मानने वाले, उसके बाद सभी धर्मों की अपनी अपनी मान्यता होती है। इसमें कोई जो है ये करने वाली बात, बुराई करने वाली बात नहीं है। लेकिन देखिए मिस्र की हम लोग खासियत की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं इसकी बुराई नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे एक तरह से देखा गया है कि मिस्र में जो है, मिस्र में क्या है, तो मिस्र के लोग जो होते हैं यह मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति में यदि आत्मा है तो आत्मा के कुछ अंश को वह दूसरे व्यक्ति में क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। ट्रांसफर करने के बाद उस व्यक्ति के बारे में जान सकता है। इस तरह की धारणाएं हैं। ओके, और यह भी मानना है कि कोई व्यक्ति यदि मर जाता है तो उसको मम्मी माना जाता है। क्या माना जाता है, मम्मी। और उस मम्मी को जो है क्या कर दिया जाता है, बहुत एक तरह से केमिकल आता है तो उस केमिकल का लेप को लगा दिया जाता है। और उसका यह मानना होता है
कि वह व्यक्ति कभी न कभी जीवित होगा। तो यह भी वहाँ की धारणाएं हैं, किसकी, मिस्र की सभ्यता के क्या है, धारणाएं हैं। और मिस्र की सभ्यता के दौरान 3100 ईसा पूर्व में जो है उस समय एक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे, वह कौन, फिरौन। फिरौन बहुत ही प्रसिद्ध राजा यह थे, और उसकी जो लाश है वह अभी भी है, मिस्र में सुरक्षित है। मिस्र के संग्रहालय में उसकी लाश जो है अभी भी सुरक्षित है। कहाँ पे, मिस्र के संग्रहालय में फिरौन की जो लाशें हैं वह आज भी सुरक्षित है। और देखिए, देखा जाए तो ईसा पूर्व से 3100 वर्ष पहले और अभी से हम लोग जोड़ लिए तो 5100 वर्ष पहले जो है फिरौन की लाश जो है वह लाश अभी भी है। एक तरह से कहें उस लाश की जो शेप वगैरह है, हाथ वगैरह का जो है, ये सारे जो अभी भी है, लेकिन वह किसके कारण से भी बचा हुआ है, तो वह वहाँ उस लाश में क्या लगाया गया, तो उसमें जो है केमिकल लगाए गए। वहाँ पे एक केमिकल पाया जाता है, वो इस तरह से लगा दिया जाता है कि देखिए, एक जीवित व्यक्ति मर जाता है तो कुछ समय के बाद जो है, कुछ समय के बाद कहे कुछ महीनों में, कुछ सालों में जो है क्या हो जाएगा, पूरा तरह से वो क्षय हो जाएगा। लेकिन फिरौन की लाशों में उस लेप लगाने के कारण शरीर का कुछ जो है कुछ भाग नहीं, कुछ जो है बाहरी परत वगैरह जो है उसका क्षय तो हुआ है, परंतु फिर भी आप यदि आप लोग, मैं यहाँ पे डिजिटल बोर्ड तो नहीं है कि मैं सर्च करके आप लोगों को दिखाऊंगी, यहाँ पे तो सिंपल बोर्ड है। यदि आप लोग फिरौन की लाशों को देखना चाहें तो आप लोग यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, या गूगल में सर्च करके देख सकते हैं कि 5100 साल पहले उसकी मौत होने के तत्पश्चात अभी भी जो है उसकी लाश जो है देख सकते हैं कितना एक तरह से सुरक्षित है। उसका सिर्फ ऊपरी परत ही जो है क्या हुआ है, क्षय हुआ है। और वह किस कारण से, तो जो है वह वहाँ पे एक केमिकल पाया जाता है, उस केमिकल को लगाने से, और इसी केमिकल के कारण जो है, और यह माना जाता है कि केमिस्ट्री का जो उद्भव हुआ, उत्पत्ति हुई, वह कहाँ से हुई, मिस्र से ही हुई है। कहाँ से, मिस्र से ही हुई है। तो ये रही मिस्र की सभ्यता से संबंधित ये सारी जानकारियां, ये खासियत। ओके, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको इरेज करती हूँ। अब चलिए हम लोग जो है आगे देखते हैं रोमन सभ्यता। कौन सी सभ्यता को हम लोग देखेंगे, रोमन सभ्यता। देखिए, रोमन सभ्यता का जो कार्यकाल माना जाता है यह 600 ईसा पूर्व माना जाता है। कितना, 600 ईसा पूर्व माना जाता है रोमन सभ्यता। यह एक ऐसी सभ्यता है जो कि 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है। कितने, 3 महादेशों में फैला हुआ था। कौन सा, रोमन सभ्यता। यह बहुत ही डेवलप सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी कि विश्व की जो जितनी भी प्रमुख सभ्यताएं हैं, तो उन सभ्यताओं में सर्वाधिक जो डेवलप, जो विकसित सभ्यता थी, वह कौन सी सभ्यता थी, वह आपकी रोमन सभ्यता थी। कौन सी, रोमन सभ्यता। और यह विशाल सभ्यता थी, वह विशाल क्षेत्रफलों में फैली हुई यह एक सभ्यता थी। और यह जो है, मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए एक रफ मैप का यूज करती हूँ। सारे यहाँ पे कंट्री को, सारे कॉन्टिनेंट को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से, जिस तरह से आपके मैप में रहती है उस तरह से मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। मैं एक आपको रफ मैप ड्रॉ करूँगी आप लोगों को समझाने के लिए। ओके, चलिए। बड़ा हो गया, फिर एक सेकेंड।
देखिए, मैं इस पार्ट को मानी हूँ कि यह यूरोप है। क्या है? यह यूरोप है। यूरोप का यह वाला जो पार्ट है यह इटली है। इटली जो है भूमध्य सागर में इस तरह से निकला हुआ है। इधर आपका सिसिली जो है एक आइसलैंड पड़ता है। ओके, यूरोप का ये पूरे मैं नहीं ली हूँ। यूरोप का अधिकांश हिस्सा रोमन सभ्यता के अंतर्गत जो आती है वह कौन कौन सी आती थी? तो यूरोप का अधिकांश हिस्सा, कुछ जो है एशिया का हिस्सा, पश्चिमी एशिया, तो यह पश्चिमी एशिया ही होगा। तो कुछ आपका एशिया का पार्ट, कुछ यूरोप का पार्ट। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा छोटा करती हूँ, एक सेकेंड। देखिए, इसको मैं भूमध्य सागर मानती हूँ। क्या? भूमध्य सागर। इधर आपका एड्रियाटिक सी आ जाएगा। इसे पूरे जो ये भूमध्य सागर ही है, एड्रियाटिक सागर, इधर छोटा सा सागर पड़ता है। ओके, तो यह एड्रियाटिक सागर, इसका यह जो है भूमध्य सागर आपका। मैं इसको इरेज करती हूँ, मैं भूमध्य सागर को ही पूरा लेती हूँ। यह आपका क्या है? भूमध्य सागर है। यह एशिया का पार्ट हो गया, यह यूरोप का पार्ट हो गया। यह इसको मैं मानती हूँ कि यह क्या है? अफ्रीका का पार्ट है। देखिए, मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक रफ मैप ले रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे मैप वगैरह खींच रही हूँ, ऐसा नहीं है। आपको समझने से मतलब है। ओके, तो देखिए, इसको मानते हैं अफ्रीका है, इसको मानते हैं यूरोप है, यह यूरोप है, यह अफ्रीका है, यह भूमध्य सागर है, यह एशिया है। तो ये तीनों कॉन्टिनेंट में जो है क्या है, क्या था? यह पूरा जो है यह आपका रोमन साम्राज्य था। क्या था? रोमन साम्राज्य। ये तीनों कॉन्टिनेंट में जो है क्या हुआ था? फैला हुआ था रोमन साम्राज्य। और ज़्यादा जो डेवलप जो थे, यह भूमध्य सागर के जो आसपास के जो एरिया थे ये ज़्यादा डेवलप्ड थे। ये पार्ट क्या थे? ज़्यादा डेवलप्ड थे। ये वाला एरिया, भूमध्य सागर के आसपास वाले जो एरिया थे वो ज़्यादा क्या थे? डेवलप थे। यहाँ पर भी जो है उच्च वर्ग निम्न वर्गों में बटा हुआ था। वो इस आधार पे बटा हुआ था कि जो श्रमिक वर्ग दास वगैरह जो होते थे वो निम्न कोटि के कहलाते थे। और वे लोग जो है ज़्यादातर कहाँ पे रहते थे? वे लोग जो है ग्रामीण एरिया वगैरह में रहते थे। और जो लोग अमीर होते थे, उच्च कोटि के होते थे, शासक वर्ग होते थे, वे लोग कहाँ पे रहते थे? ज़्यादातर वे लोग नगरों में निवास करते थे। तो इस तरह से वहाँ की जो थी क्या थी? ये बटी हुई थी। किसकी? रोमन साम्राज्य की। लेकिन रोमन साम्राज्य की टेक्नोलॉजी वगैरह ये सारे उसी समय से विकसित है। और रोम में, कहाँ पे? रोम में अभी जो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कहें, वहाँ का जो ढांचा है, टेक्नोलॉजी है, वह जो संसद वगैरह जो बनी हुई है, यह कब से प्रभावित है? तो रोमन साम्राज्य की जो स्ट्रक्चर वगैरह थी उसी को एडॉप्ट किया गया है। उसी आधार पे अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी बना हुआ है। जैसे कि हमारे देश इंडिया में संसद बनी, कब बनी? तो 1900, वैसे हमारे देश में जो है संसद बनी, अंग्रेजों ने बनाया। उसके बाद हमारे देश में स्वतंत्रता के पश्चात जो है संसदीय व्यवस्था यहाँ पे क्या हुई? लागू हुई। उसके बाद संसद वगैरह है। लेकिन 600 ईसा पूर्व में ही जो है रोमन जो साम्राज्य है वहाँ पे संसद वगैरह होते थे, गणतंत्र वगैरह होते थे। वहाँ पे जो है लोग जो है गणतंत्र के माध्यम से वहाँ पे राजा का चुनाव किया जाता था। और वह राजा जो है क्या कार्य करेंगे उसमें भी जो है वहाँ पे जो मंत्रिमंडल वगैरह होते थे वो हस्तक्षेप करते थे कि क्या अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उसको प्रमोट करते थे, नहीं करते तो उसको डिमोट करते थे। तो ये सारी बातें। और रोमन साम्राज्य जो है, कौन सी? रोमन साम्राज्य जो है यहाँ की जो है बहुत ही अच्छे या बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही प्रभावशाली यहाँ पे राजा हुए हैं। कौन सा? तो हम लोग इसको देखते हैं, जूलियस सीजर, अगस्टस। जूलियस सीजर हो गया, अगस्टस आपका हो गया। उसके बाद कैंस्टाइन,
एक सेकेंड। कैंस्टाइन, ये सारे राजा जो थे वहाँ के बहुत ही प्रभावशाली शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। कहाँ की? रोमन साम्राज्य की। देखिए जूलियस सीजर्स जो है यह एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। कौन सी फैमिली से? पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन वह बहुत ही प्रभावशाली प्रखर वाले क्या थे? बुद्धिमान वाले व्यक्ति थे और उसको पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। जिस तरह से आप लोग इंडिया में देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो गया, उसके बाद आपका जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हो गए। ये सारे क्या थे? मिडिल भी नहीं कहे, पुअर फैमिली से ये लोग क्या करते थे? बिलोंग करते थे। और उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी प्रतिभा, उसको जो है कहाँ से लेकर के कहाँ तक जो है वो लोग पहुँच गए और देश का नाम रोशन किया। आज भी वे लोग क्या हैं? अमर हैं। ओके, तो इसी तरह से जो है रोमन साम्राज्य में एक राजा हुए, कौन से? जूलियस सीजर हुए। लेकिन देखिए जो गरीबी झेल करके आगे बढ़ती है तो उसको आगे भी थोड़ा बहुत उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और वह क्यों फेस करनी पड़ी इसके बारे में क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि देखिए जूलियस सीजर जो है रोमन साम्राज्य के सम्राट बने। क्या बने? रोमन साम्राज्य के सम्राट बने। बहुत सारे जो है मुसीबतों का, संघर्षों का सामना करते हुए अपने प्रतिभा को जो है आगे बढ़ाते हुए यह रोमन साम्राज्य के सम्राट बने। परंतु वहाँ पे मंत्रिमंडल वगैरह व्यवस्था थी, तो इसी के मंत्रिमंडलों में से जो है, इसके मंत्रिमंडलों में से कुछ जो थे इसे क्या करते थे? जलते थे। जीलस टाइप का था इससे। किससे? जूलियस सीजर से। ओके, तो उसी के मंत्रिमंडलों में से कोई जो है इसकी हत्या कर दी, किसकी? जूलियस सीजर की। किसकी? जूलियस सीजर की। ओके, तो इसके बारे में जो है आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से माइंड में सेट कर लेंगे। अब चलिए हम लोग जानते हैं राजा ऑगस्टस के बारे में। राजा ऑगस्टस जो थे यह भी जो है प्रतिभाशाली क्या थे? राजा थे। कौन? राजा ऑगस्टस। और प्रेजेंट टाइम में जो है हम लोग जो कैलेंडर के माध्यम से जो हम लोग अगस्त महीना को मानते हैं तो यह अगस्टस से ही लिया गया है। अगस्टस के नाम पर ही जो है अगस्त महीना को रखा गया। अगस्त महीने का जो नाम रखा गया, अगस्त महीना का जो नाम रखा गया है वह अगस्टस के नाम से ही रखा गया है। और हमें अभी जो हम लोग जो है कौन से कैलेंडर को मानते हैं तो वह पोप ग्रेगोरियन ने जो चालू की थी जो कैलेंडर, उसी कैलेंडर को हम लोग मानते हैं। लेकिन यदि हम लोग अपने ओरिजिनल कैलेंडर की बात करें तो वह हमारी शक कैलेंडर है। ओके, तो ये हो गया अगस्टस के बारे में। अब देखिए प्रतिभाशाली राजाओं में से जो एक कैंस्टाइन था। कौन? कैंस्टाइन। कैंस्टाइन जो था यह एक ऐसे राजा थे जो कि तुर्की, देखिए तुर्की जो है दो पार्ट में डिवाइड है। कौन सा? तुर्की जो कंट्री है, टर्की जो कंट्री है, वह दो पार्ट में डिवाइड है। तो वह किस आधार पे है? तो तुर्की का 97% वह एशिया में पड़ता है। किसमें? एशिया में पड़ता है। और 3% वह कहाँ पे पड़ता है? तो वह आपका यूरोप में पड़ता है। और उस पार्ट को हम लोग थ्रेस के नाम से जानते हैं। और थ्रेस वाले पार्ट का जो अभी प्रेजेंट टाइम में आपका कैपिटल है वह कौन सा है? थ्रेस वाले का इस्तांबुल है। कौन सा है? इस्तांबुल। और क्या है? इस्तांबुल। और इस्तांबुल को ही जो है कुस्तुनतुनिया कहा जाता था। कौन से समय में? रोमन सभ्यता के समय में कुस्तुनतुनिया कहा जाता था। तो इस कुस्तुनतुनिया नगर को जो बसाया था तो किसने बसाया था? कैंस्टाइन ने। किसने बसाया था? कैंस्टाइन ने बसाया था। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। टर्की हो गया। टर्की का थरेस वाला एरिया जिसको कि हम लोग कुस्तुनतुनिया के नाम से जानते हैं, तो कुस्तुनतुनिया नगर को जो बसाया था वो किसने बसाया था? कैंस्टाइन राजा ने। तो ये थ्री जो आपके जो यहाँ पे तीनों जो राजाएं हुए तो ये प्रतिभाशाली, बहुत ही प्रतिभाशाली
प्रकार के जो थे ये क्या थे, ये सारे राजाएं वहाँ पे हुआ करते थे। तो ये सारी हम लोग यहाँ पे देखें, ये नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद कौन, रोमन सभ्यता नगरीय के साथ साथ ग्रामीण भी थी और यह बहुत ही डेवलप थी। जितनी सभ्यता हुई उन सारे में से डेवलप थी और यह एक ऐसी सभ्यता थी जो कि 3 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। यूरोप हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका। उसके बाद आपका जो है ईरानी सभ्यता आ जाती है। ईरानी भी जो है उसका भी एक तरह से विकास कहें बहुत ही ज़्यादा हुआ है। तो चलिए हम लोग रोमन सभ्यता के बाद अब हम लोग ईरानी सभ्यता के बारे में या फारस की सभ्यता के बारे में देखेंगे। मैं इसको इरेज करती हूँ कि ईरान की सभ्यता जो है, जिसको कि हम लोग फारस की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ईरान का जो पुराना नाम था वह फारस ही था। और फारस क्यों पड़ा था? क्योंकि फारस की खाड़ी के बगल में था, निकट में था, इसी कारण उसका नाम फारस पड़ा था। चलिए हम लोग देखते हैं फारस की सभ्यता या ईरान की सभ्यता। तो देखिए ईरान की सभ्यता जो है, मैं एक यहाँ पे फिर रफ मैप आप लोगों को समझाने के लिए ले रही हूँ। मैं इतना ही लेती हूँ, ओके। देखिए ईरान की सभ्यता का जो आरंभ हुआ था वह 500 ईसा पूर्व में हुआ था। कितना? 500 ईसा पूर्व में। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ मिलता जुलता दिख रहा होगा कि हम लोग इससे पहले किसके बारे में पढ़े थे? हम लोग रोमन सभ्यता के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे? रोमन सभ्यता के बारे में पढ़े थे। और उसकी जो शुरुआत हुई थी 600 ईसा पूर्व में हुई थी। और हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं ईरान की सभ्यता के बारे में, इसकी जो शुरुआत हुई है 500 ईसा पूर्व में हुई है। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि देखिए 100 ईसा पूर्व आगे पीछे है, लेकिन कुछ कुछ एरिया होगा, ऐसा होगा कि रोमन साम्राज्य का कि वह आगे पीछे। तो इस तरह से 100 ईसा पूर्व जो है उतना जो है यह नहीं करता है कि यह 100 ईसा पूर्व है, तो निश्चित रूप से आगे पीछे ही होगा। कुछ जो है इतिहास की चीज़ों में क्या होता है कि कुछ एरिया ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं तो वह आगे निकल जाते हैं, कुछ एरिया पीछे रह जाते हैं, तो वह इस भी जो गिना भी जाता है तो वह पीछे से ही गिना जाता है। तो इस तरह से देखा जाए यहाँ पे तो रोमन जो सभ्यता, रोम की जो सभ्यता हम लोग पढ़े थे वह 600 ईसा पूर्व जो था उसकी शुरुआत हुई थी। और ईरान की जो सभ्यता हम लोग पढ़ रहे हैं 500 ईसा पूर्व है। इसी कारण से जो है रोम की सभ्यता और ईरान की सभ्यता, इन दोनों को समकालीन सभ्यता मानी जाती है। समकालीन का तात्पर्य हमारा यह हो गया कि एक ही समय में माना जाता है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आ भी जाता है, वह भी आपका ISPCS लेवल के एग्जाम में आता है कि कौन सी सभ्यता जो है समकालीन सभ्यता थी। तो वह आपका रोम की सभ्यता हो जाएगी और ईरान की सभ्यता समकालीन सभ्यता थी, ओके। तो चलिए हम लोग ईरान की सभ्यता के बारे में यहाँ पे रफ मैप जो आप लोगों के लिए बनाए हूँ तो क्या हम लोग समझेंगे। तो ये देखिए ईरान है आपका, तो मेन जो होगा ईरान की सभ्यता तो ईरान में तो होंगे ही, इसके साथ ही साथ ईरान भर ही नहीं होगा, फारस भर भी नहीं होगा, यह फारस की खाड़ी है। देखिए राजनीतिक चीजें जो होती हैं वह बदल जाती है, उसके नाम में हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जो भूगोल की चीजें होती हैं, जो ज्योग्राफिकल जो बातें होती हैं उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फारस की खाड़ी, इसको हम लोग फारस के नाम से पहले जानते थे, बट अभी हम लोग इसको जो है ईरान के नाम से जानते हैं। या पॉलिटिकली हम लोग इसको चेंज कर दिए हैं, इसको जो है वहाँ जो है इसका नाम इसके नाम में बदलाव कर दिया गया है। परंतु यह जो है ज्योग्राफिकल है, क्या है, फारस की खाड़ी ज्योग्राफिकल है, इसके नामों में चेंजिंग नहीं किया जा सकता। जो पहले आ चुका है, पढ़ चुका है, वही रहेगा। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ऐसा नहीं कि ईरान फारस का नाम बदल कर ईरान किए तो ईरान की खाड़ी बोलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है।
या फारस की खाड़ी ही कहलाएंगी। ओके, तो ईरान की सभ्यता तो मेन स्पेशली जो है यहाँ पे तो होंगी ही, इसके साथ ही साथ यह जो आपका इराक आ जाता है, उसके बाद यह आपका तुर्की वाला एरिया या तुर्की कह सकते हैं, तुर्की है, उसके बाद यह आपका सीरिया हो गया, इधर आपका लेबनान वगैरह हो गया, इधर आपका कैस्पियन सागर है, फिर काला सागर वगैरह, तो ये सारे हो गए। तो इस एरिया में जो था क्या था फैला हुआ, ईरान की सभ्यता फैली हुई थी। देखिए मुख्य रूप से पहले इस वाले एरिया में जैसे कुछ अंश तक आपका काला सागर, उसके बाद इधर जो है मिडिल ईस्ट नहीं, सेंट्रल एशिया का कुछ पार्ट आ जाता है, तुर्कमेनिस्तान जो उज्बेकिस्तान तजाकिस्तान वगैरह जो है, तो सेंट्रल एशिया का पार्ट आ जाता है। कुछ अंश तक ईरान की सभ्यता इधर भी फैली हुई थी, कुछ जो आपका मिस्र वाला कुछ एरिया है वहाँ पर भी फैली हुई थी, कुछ जो है इस वाले साइड में तुर्की वाले साइड में फैली हुई थी, लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो ईरान में ही फैली हुई थी। ओके, कहाँ पे? ईरान में ही फैली हुई थी। और इस सभ्यता के जो लोग थे वे लोग क्या कहलाते थे? पारसी। क्या कहलाते थे? पारसी। देखिए पारसी जो है, ऐसा बहुत सारे जो है नहीं जानते होंगे कि पारसी जो होते हैं, पारसी का जो है एक तरह से नाम वगैरह जो होते हैं वह मुस्लिमों से मैच करता है। तो बहुत सारे लोग ये जानते होंगे पारसी जो होते हैं वो मुस्लिमों के अंतर्गत आते हैं, ये नहीं, मुस्लिमों के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये अलग होते हैं। मुस्लिमों से पारसी जो होते हैं क्या होते हैं? अलग होते हैं। ये बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। कैसे होते हैं? शांत स्वभाव के होते हैं। कौन? पारसियन। इसको लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं है, ये बहुत ही शांत स्वभाव से रहते हैं, लेकिन बहुत ही ये बड़े बड़े रिच होते हैं। क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े जो है बुद्धिजीवी होते हैं, रिच होते हैं, बहुत ही अच्छे माइंड वाले ये लोग होते हैं। कौन? पारसियन वगैरह होते हैं, और यहाँ पे पारसी वगैरह ही रहते थे। परंतु जब यहाँ पे मुस्लिमों का आक्रमण वगैरह हो गया तो यहाँ से जो है पारसी जो है यहाँ से निष्क्रिय हो गए। अदर कंट्री में बहुत सारे के यहाँ के पर तो हत्याएं वगैरह हो गई। और जब कब हुई थी तो देखिए बेबीलोन से आते हुए इधर से जब सिकंदर ने इस एरिया में आए तो यहाँ पर जो है ईरान की सभ्यता या फारस की सभ्यता को यहाँ पर नाश कर दिया गया। उसके बाद सिकंदर की जो है यहाँ पे जो है साम्राज्य विस्तार किया और साम्राज्य स्थापित किया। उसके बाद जो मुस्लिम वगैरह जो आए तो वहाँ से जो है पारसियों का यहाँ पे बहुत सारे पारसियों का यहाँ पे से सफाया किया गया। उसके बाद जो बचे हुए थे अदर कंट्री में जा करके बस गए। तो उन्हीं में से जो है कुछ हमारे इंडिया में भी आए, जैसे कि आपका गुजरात मुंबई वाला एरिया हो गया, उसके बाद झारखंड वगैरह जो एरिया हो गया। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं उनमें से कौन कौन सा कुछ नाम बहुत ही फेमस है, जैसे कि आपका हो गया जमशेदजी टाटा, रतन टाटा। ये क्या है? ये लोग पारसियन है। क्या है? पारसियन है। देख सकते हैं कितने बड़े उद्योगपति हैं ये लोग। कौन? रतन टाटा जो है कितने बड़े उद्योगपति हुए। और उसके बाद दादा भाई नेरोजी, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे, आप लोग पॉलिटी में पढ़े होंगे किसके बारे में? दादा भाई नेरोजी। कौन? दादा भाई नेरोजी। ये भी क्या थे? पारसियन थे। इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी, वे क्या थे? वे मुस्लिम नहीं थे, वे क्या थे? पारसी थे। ओके, उसके बाद होमी जहांगीर भाभा जो साइंटिस्ट थे, कितने बड़े साइंटिस्ट थे हमारे भारतीयों, जो हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कितने बड़े योगदान है होमी जहांगीर भाभा के। होमी जहांगीर भाभा के, वह भी क्या थे? वह भी एक पारसियन थे। तो ये जितने भी लोग हैं वे लोग पारसियन थे। तो सो देख ही सकते हैं हमारे भारत में जो इसके एग्जाम्पल हैं कि कितने वे लोग माइंड से डेवलप होते हैं और कितने रिच होते हैं और बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। और देख ही सकते हैं कितने बड़े जो है यहाँ पे हमारे इंडिया में जो बसे हुए हैं, हमारे इंडिया में जो अभी प्रेजेंट टाइम में है, इसके बारे में हम लोग देख ही सकते हैं। ओके, तो ईरान में जो है इस तरह से जो ईरान की सभ्यता का जो अंत हुआ और इस वाले एरिया में ईरान की सभ्यताएं फैली हुई थी और इसका जो उद्भव हुआ था, विकास हुआ था 500 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये रही आपके ईरान की सभ्यता के बारे में। अब चलिए हम लोग किसके बारे में जानते हैं। चलिए मैं पहले इसको इरेज तो कर लूँ। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। वैसे मेरी तरफ से 100% बहुत ही अच्छे तरीके से कोशिश रहती है कि आप लोगों को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझा पाऊँ।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जानते हैं स्पार्टा की सभ्यता। आपको न्यू लगता हो वर्ड लगता होगा कि स्पार्टा की सभ्यता। देखिए स्पार्टा की सभ्यता जो है लगभग कितने इससे पूर्व लगभग 331 कहें या 300 के आसपास मान लेते हैं, इसी के आसपास है। देखिए 100 इधर या आगे या पीछे हो सकता है, तो इस हिस्ट्री में जो है 100 ईसा पूर्व आगे पीछे ये उतना जो है मान्य नहीं करता है, वो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पे दे दिया जाता है। देखिए स्पार्टा की जो सभ्यता है वह कहाँ पे फैली हुई थी, तो ग्रीस को आप लोग जानते होंगे। एक तरह से जो है नीचे में ऊपर वाला एरिया तो इसका जो है ज़्यादातर एकजुट में है, लेकिन नीचे जो कुछ कुछ जो है क्या है द्वीपीय है बना हुआ है, तो इसको हम लोग ग्रीस के नाम से जानते हैं। कौन सा देश? ग्रीस। ग्रीस में एक ही जगह था, वो कौन सा? स्पार्टा जगह था। कौन सा? स्पार्टा। स्पार्टा में जो थे वहाँ पे लियोनाइडस नाम के वहाँ पे क्या थे? एक राजा थे, और उस राजा के कितने सैनिक थे? तो 300 सैनिक वहाँ पे, वो 300 ही सैनिक वहाँ पे, कहीं तो 300 लोग ही रहते थे, और ये सारे जो थे वे सैनिक ही थे वहाँ पे। बहुत ये लोग स्वाभिमानी थे, बहुत ही अपने आप को जो है स्वाभिमानी कहें, और दूसरे को हानि भी नहीं पहुँचाते। ऐसा नहीं कि हम खुद स्वाभिमान हैं तो दूसरे को हानि पहुँचाएंगे, ऐसा नहीं था उसका, लेकिन अपने एरिया को बहुत ही अच्छे तरीके से वो क्या करते थे? सुरक्षित रखते थे, और इसी तरह से वो स्वाभिमानी थे। ओके, तो लियोनाइडस जो राजा थे उसके 300 सैनिक थे। उसके पास कितने सैनिक थे? 300 सैनिक थे। लेकिन ये 300 सैनिक जो थे, 300 सैनिकों थे, तो ये 300 जो सैनिक वहाँ पे थे, तो ये सारे जो थे जो ट्रेनिंग वगैरह उसका जो होता था वो 5-6 साल की उम्र से ही स्टार्ट हो जाता था। 10 साल 15 साल इस तरह से ट्रेनिंग वे लोग करते थे। उसके बाद जो वे लोग तैयार होते थे किसके लिए? जब भी कभी उसके एरिया में आक्रमण वगैरह हो जाएंगे तो सुरक्षा के लिए। किसके लिए? सुरक्षा के लिए वे लोग इतना ज़्यादा ट्रेनिंग मतलब करते थे। किसके सैनिकों में? तो वो लियोनाइडस की। और ग्रीस में ही जो है एक कौन राजा हुए थे? तो वह हुआ था आपका जर्कसीज राजा। दूसरे पार्ट में, ग्रीस के ही दूसरे पार्ट में यह, लेकिन इसके तरह नहीं थे। किसके तरह? स्पार्टा के राजा लियोनाइडस के तरह नहीं थे। स्पार्टा के राजा जो लियोनाइडस है, लियोनाइडस के तरह नहीं थे। कौन? जर्कसीज जो थे वह स्पार्टा को अपने कब्जे में करना चाहते थे। यह भी एक राजा थे, स्पार्टा को अपने कब्जे में करना चाहते थे, लेकिन कैसे? स्पार्टा के जो राजा लियोनाइडस है इसको कैसे दे देंगे अपने एरिया को? इसके स्वाभिमान को क्या पहुंचेगी? ठेस पहुंचेगी। क्यों दे देंगे? वैसे भी कैसे दे देंगे? जैसे हमारे इंडिया में ही क्या कोई अंगुली उठाए तो क्या हम लोग चुप रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो उसी तरह से यह इसका एरिया है, तो ये कैसे दे देंगे जर्कसीज को? नहीं दे सकते ना। तो देखिए नहीं देंगे तो इन दोनों के बीच क्या होगा? युद्ध होंगे। और जर्कसीज के पास बहुत सारे सैनिक थे, फिर भी इसके सामने में जो है यह नहीं टिक पाते। कौन? जर्कसीज। लेकिन क्या हुआ कि लियोनाइडस के सैनिकों में से एक व्यक्ति आए थे जो कि थोड़ा जो थे क्या थे, वह बीमार टाइप से थे। उसको जो है स्पार्टा के सैनिकों में ट्रेनिंग वगैरह करने का शौक था कि मन था स्पार्टा के जो राजा लियोनाइडस है उसके सैनिकों में हम भर्ती होंगे। तो स्पार्टा के जो राजा लियोनाइडस थे तो इन्होंने उससे ये कहे कि आप देखिए, आप में राष्ट्रवाद भी है, आप में राष्ट्र प्रेम भी है, देश प्रेम भी है, आप जो है क्या ये सारी बातें आप में हैं, आप ट्रेनिंग भी कर सकती हैं, लेकिन उस तरह से आप जो है शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप से आप उस तरह से नहीं तंदुरुस्त हैं, हेल्दी नहीं है, इसलिए आप जो है नहीं सक पाएंगे। मैं केवल उन्हीं को रखता हूँ जो कि बहुत ही क्या हो, फिजिकल रूप से, शारीरिक रूप से हेल्दी हो, उन्हीं को। तो लियोनाइडस जो राजा थे, तो वह जो व्यक्ति थे जो इसके पास आए थे तो उसको जो मना कर दिया, ऐसा और इस तरह से मना किया था कि ऐसा नहीं कि उसका जो अनादर करके नहीं, बहुत ही आदरणीय तरीके से मना किया था। लेकिन
उसको बुरा लगा। किसको? जिस व्यक्ति को मना किया था, सैनिकों में शामिल होने से मना किया था, वे व्यक्ति ने क्या किए, जरकशीज में जाकर के, जरकशीज के सैनिकों में जाकर के क्या हो गए थे, शामिल हो गए थे। और वही व्यक्ति ने जरकशीज को क्या किए, गुप्त सूचना दे दी कि उसके पास सैनिक है, कैसे कैसे वे लोग अपनी ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, कैसे कैसे लोग युद्ध का उसका क्या क्या तरीका है, उसके बारे में गुप्त सूचना किसको दे दिए, जरकशीज को। जब यूं ही जरकशीज को दिया तो उसको गुप्त सूचनाएं मिल गई उसके सैनिकों के बारे में। इस तरह से जरकशीज जो है एक तरह से इस पर हमला कर दिया और इस पर जो है विजय प्राप्त कर लिया। लेकिन यह विजय किस तरह से, एक तरह से कहें तो विजय तो नहीं हुआ, क्योंकि यह गुप्त माध्यम से, इसके गुप्त माध्यम से इसकी सारी जानकारी को प्राप्त करके तब जाकर इसके ऊपर आक्रमण किया था, तब इस पर जो है क्या हावी हो गए थे, इस पर विजय प्राप्त कर लिए थे। लेकिन एक तरह से कहें यदि गुप्त सूचना इसको प्राप्त नहीं होती तो कभी भी ये जीत नहीं पाते। तो इसीलिए इतिहास में यह कहा गया है, और खुद लियोनाइडस ने कहे थे, किसने, लियोनाइडस ने कहे थे कि जरकशीज तूने तो मेरे एरिया को जीत लिया, परंतु जब भी कभी हिस्ट्री में, इतिहास में हम दोनों का नाम आएगा, हम दोनों के बारे में चर्चा होंगी, तो तुमको एक कायर राजा के रूप में देखा जाएगा और हमको एक योद्धा के रूप में जाना जाएगा। तो ऐसे योद्धा राजा को मैं सैल्यूट करती हूँ। तो ये लियोनाइडस के बारे में, किसके बारे में, लियोनाइडस के बारे में यहाँ हम लोगों ने देखा। तो इस तरह से हम लोगों को भी यदि देश भक्ति की बात आए, देश प्रेम की बात आए, तो खुद में क्या रहना चाहिए, स्वाभिमानी रहना चाहिए। क्योंकि जब भी कभी हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में कोई उंगली उठाकर देखे तो उसके लिए हम लोगों को हमेशा एनी टाइम तैयार रहना चाहिए। ओके, तो ये हो गया हमारे स्पार्टा की सभ्यता के बारे में। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए छोटी छोटी सभ्यताएं हैं, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि चीन की सभ्यताएं होगी। चीन की सभ्यता कौन सी नदी के किनारे थी, तो यह जो थी आपके, मैं इसको भी रच करती हूँ क्योंकि चीन की सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चीन की सभ्यताएं, देखिए चीन की सभ्यता जो है, मैं एक फिर रफ मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। यह हो गया चीन। इधर है आपका पीली नदी। कौन नदी, पीली नदी। पीली नदी या जिसको हम लोग हांगहो नदी के नाम से जानते हैं, यह चीन का शोक नदी कहलाता है। तो इसी नदी के आसपास जो सभ्यता थी उसको हम लोग चीनी सभ्यता के नाम से जानते हैं। चीनी सभ्यता या पीली नदी की सभ्यता, ये एक ही बातें हुई। पीली सभ्यता या चीनी की सभ्यता, ये एक ही बात हुई। और ये जो इस एरिया में जो लोग रहते थे उस समय, किस समय में, उस समय जिस समय चीन की सभ्यता थी, पीली नदी की सभ्यता थी, उस समय जो है वहां पर जो लोग रहते थे और उसी के जो कुछ बचे हुए हैं वही लोग जो है क्या मानते हैं, और यह मानते हैं कि यहाँ पर जो इस एरिया में कौन सी सभ्यता, चीनी सभ्यता हुई। और इस एरिया में जो लोग अभी है वही लोग खुद को जो है असली जो है वो चाइना के हकदार या असली चाइनीज मानते हैं अपने आप को। और इस वाले एरिया में जो लोग रहते हैं उसको हम लोग हान चाइना भी बोलते हैं और हान चाइना बोलते हैं इस एरिया को। और इस एरिया में जो लोग रहते हैं उसको हम लोग हान चाइनीज के नाम से जानते हैं। और यही लोग जो है पूरे चाइना का मूल जो है क्या मानते हैं, उत्तराधिकारी वगैरह मानते हैं। इधर आपका जो है इनर मंगोलिया पार्ट हो गया, इधर मंचूरिया वगैरह का पार्ट हो गया, इधर उइगर मुसलमान जो रहते हैं यह हो गया, इधर तो आपका तिब्बत का एरिया वगैरह हो गया। तो यह हो गई पीली नदी की सभ्यता। इसके बारे में भी हम लोग कुछ यहाँ पे देखें। तो इस तरह से जो है जितनी भी प्रमुख सभ्यताएं थी, तो आज हम लोग जो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कंप्लीट कर लिए। इससे पहले जो हम लोगों ने सिंधु की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, आज हम लोगों ने कौन कौन सी सभ्यता कंप्लीट किए, तो इसमें से जो सर्वप्रथम हम लोग मिस्र की सभ्यता देखे, उसके बाद रोमन की सभ्यता देखे, ईरान की सभ्यता देखे, उसके बाद जो है हम लोग किसकी सभ्यता देखे,
स्पार्टा की सभ्यता देखे, फिर हम लोगों ने चीन की सभ्यता देखे, मिस्र की सभ्यता। तो ये सारे जो प्रमुख प्रमुख सभ्यताएं थी, इसके बारे में हम लोगों ने देखे, समझे और जाने भी। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।